हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से कंपटीशन के लिए एक नई एफएफ लेके आई हूँ। आई होप आपको ये एफएफ भी अच्छी लगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कई लड़कियाँ स्टेज पर नृत्य कर रही थी। उन्हें कई लोग देख रहे थे और उन्हें देखते हुए शराब पी रहे थे। कई लोग तो उनको टच करने की भी कोशिश कर रहे थे। वो सभी लड़कियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर थी। किसी के बाल बहुत सुंदर थे, किसी की आंखें बहुत अच्छी थी, किसी के होंठ बहुत कोमल थे, किसी की स्किन बहुत अच्छी थी। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं, इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। पर ये स्वर्ग नहीं था, ये एक ब्रॉथल था जहाँ लोग मजा करने के लिए आते हैं। इस जगह पर लड़कियों को एक रात के लिए खरीदना या उनको हमेशा के लिए खरीदना बहुत ही आम बात थी। इन सब लड़कियों में सब उम्र की लड़कियां थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई 18 साल की थी, कोई 25 साल की थी, कोई 21 साल की थी, कोई 30 साल की थी या कोई 35 साल की थी। जिस आदमी को जिस लड़की पर दिल आ जाता था वो उसको खरीद लेता था। अब इन सब लड़कियों में से एक औरत जो सबसे सुंदर थी उसको एक आदमी खरीद लेता है। फिर वो आदमी उस औरत को एक कमरे में ले जाता है। उन सबके बीच में एक 18 साल का लड़का जो कि वेटर के रूप में वहाँ पर काम कर रहा था, वो सबको शराब और खाने की चीज़ें सर्व कर रहा था। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जिसको जो चाहिए था वो लाकर उसको दे रहा था। पर आज तक किसी ने भी उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो लड़का हमेशा अपना मुंह एक कपड़े से बांध कर रखता था और उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। पर लोग इस बात को ज़्यादा सोचते भी नहीं थे कि एक लड़का उन सबके बीच में मुंह बांधकर सबको सर्व क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी कि किसी का ध्यान उस लड़के की तरफ जाता ही नहीं था। और अभी एक आदमी जिस औरत को खरीद कर कमरे में लेकर गया था वो उस लड़के की माँ थी। उसको ये सब कुछ पता था कि यहाँ पर क्या होता है, पर ये उसके लिए एक आम बात थी, क्योंकि बचपन से ही वो इस माहौल में ही रहा था। उसको पता था कि उसकी माँ क्या करती है। वो लड़का वांजी था जो 8 साल की उम्र से यहाँ पर काम कर रहा था। वैसे तो वो बचपन से यहाँ रहता था, लेकिन उसने वेटर का काम करना 8 साल की उम्र से शुरू किया था। अब अपना काम खत्म करके वो अपने रूम में चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह उसकी माँ रूम में आती है और दरवाजे की आवाज़ सुनकर वांजी जल्दी से उठ जाता है और अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। इस समय उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब होती है। वैसे उसकी माँ पहले से ही बीमार थी, लेकिन वो अपना काम हर रोज़ करती थी, क्योंकि उसे पता था बिना काम किए वो अपना और अपने बेटे का गुजारा कैसे करेगी। उसे देखकर वांजी जल्दी से कहता है, माँ आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, क्या मैं किसी को बुलाऊं? उसकी माँ कहती है, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ पहले तुम उसे ध्यान से सुनो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और अपने लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, ताकि तुम वहाँ एक सम्मान की ज़िंदगी जी सको। तो वांजी कहता है, माँ मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तुम्हारी तबीयत और ख़राब होती जा रही है, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। ये सुनकर उस औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, वांजी तुम शुरू से जानते हो मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम मुझे एक नदी के पास मिले थे और तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें यहाँ ले आई थी। पहले तुम छोटे थे तो मुझे किसी बात की भी परेशानी नहीं थी, पर अब तुम बड़े हो गए हो और तुम खुद जानते हो कि तुम इन सब लड़कियों में से सबसे सुंदर हो। और मुझे इसी बात का डर है कि मेरे मरने के तुरंत बाद ही मेरी जगह पर तुम्हें वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। इस जगह की मालकिन को तो तुम शुरू से ही पसंद थे। तुम्हारी सुंदरता को देखकर कोई भी तुम्हें आसानी से खरीद लेगा। वो तो तुम्हें 12 साल की उम्र से ही स्टेज पर खड़ा कर देना चाहती थी, पर वो मैं थी जो हमेशा तुम दोनों के बीच में आती थी। मैंने सबसे यहाँ पर कह दिया था कि कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी जगह पर कभी भी नहीं आओगे। पर मेरे मरते ही वो सब लोग तुम्हें स्टेज पर खड़ा कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरे जैसे बदतर हो जाएगी। तो इसलिए वांजी मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब वांजी अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बिठा देता है और कहता है, माँ मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँगा। अब आप परेशान मत हो और थोड़ा आराम कर लो। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है और मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ और साथ में आपकी कुछ दवाई भी लेकर आता हूँ। ये कहकर वांजी वहाँ से चला जाता है और वो औरत बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है कि वांजी
तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मैं कल का दिन भी देख पाऊंगी। मैं तो चाहती थी कि तुम आज ही यहाँ से भाग जाओ, पर तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। अगले सीन में फिर से शाम हो जाती हैं और सारी लड़कियां अपना अपना काम करने लगती हैं और इबो फिर से वेटर का काम करने लगता है। अब भी एक आदमी उसकी माँ को खरीद कर कमरे में ले जाता है और फिर से वांजी अपना काम खत्म करके अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि सुबह उसकी माँ की तबीयत कितनी ख़राब थी। उसे लगता था कि आज वो आराम करेगी, पर फिर भी वो आज भी अपने काम पर चली गई। अब अपनी माँ की चिंता करते हुए वांजी अपने बेड पर सो जाता है। वांजी जब भी सोता था तो एक सपना उसे बार बार आता था, जिसमें उसे दो परछाइयाँ नजर आती थी और वो परछाइयाँ एक दूसरे से बहुत दूर होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां होती थी। ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की कठिनाइयां उन दोनों के बीच में हों। वांजी ये समझ नहीं पाता था कि वो परछाइयां एक दूसरे से क्या कहना चाहती थी। उनमें से एक परछाई सारी कठिनाइयों को पार करके दूसरी परछाई तक पहुंच भी जाती है और उसे गले से लगा भी लेती है, लेकिन तभी दूसरी परछाई उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो पहली परछाई उसे रोकती है। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी परछाई ना चाहते हुए भी उससे दूर जाना चाहती है, जैसे उसे कोई फोर्स कर रहा हो कि तुझे उससे दूर जाना है। उनमें से एक परछाई सूरज के जैसे चमक रही थी, मानो वो परछाई जैसे दिन हो, और दूसरी परछाई रात के जैसे काली थी, मानो जैसे वो रात हो। तभी अचानक से वांजी को एक परछाई के हाथ में खून नजर आता है और ये देखते ही डर के मारे वांजी नींद से उठ जाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। वांजी ये सोचने लगता है कि बचपन से उसे ये सपना बार बार क्यों आता है। ऐसा क्या है कि वो परछाइयाँ उसे क्या कहना चाहती हैं। वांजी खिड़की से बाहर देखता है तो सूरज उगने वाला था, तो वांजी सोचता है कि अब सोने का कोई फायदा भी नहीं है, थोड़ी देर में उसकी माँ तो यहाँ आ ही जाएगी। अब वो अपनी माँ की वेट करने लगता है और सोचने लगता है कि वो अपनी माँ को कैसे मनाए कि वो भी उसके साथ यहाँ से भाग जाए। अब ऐसा सोचते सोचते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इस टाइम तक तो उसकी माँ कमरे में आ जाती थी। तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। वो हर जगह देखता है लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो कुछ लड़कियों से भी पूछता है क्या उन्होंने उसकी माँ को देखा। वैसे तो वहाँ की सब लड़कियाँ वांजी से बहुत जेलस फील करती थी, क्योंकि वांजी उन सब में से सबसे ज़्यादा सुंदर था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि वांजी लड़का होकर भी इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इसलिए कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी। तो वांजी ने जब उनसे अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर उसे अपनी माँ के बारे में पता करना है तो उसे इस जगह की मालकिन के पास जाना होगा, क्योंकि वही बता सकती है कि इस टाइम उसकी माँ कहाँ होगी। ये सुनकर वांजी जल्दी से उस मालकिन के कमरे की तरफ जाने लगता है और दरवाज़ा खोलकर उस मालकिन के पास चला जाता है और कहता है, मैडम क्या आपने मेरी माँ को देखा? इस टाइम तक तो वो हमेशा अपने कमरे में आ जाती थी, पर आज कितना टाइम हो गया है वो अभी तक अपने कमरे में नहीं आई हैं। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? ये सुनकर वो औरत वांजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और स्मग करते हुए कहती है, डियर मैं कब से तुम्हारी ही वेट कर रही थी। मैं भी ये सोच रही थी अभी तक तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए। ये सुनकर वांजी को थोड़ा हैरानी होती है और वो कहता है, आप मेरी वेट कर रही थी? क्यों, क्या हुआ? पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी माँ कहाँ है। तो वो औरत कहती है, वांजी डियर तुम्हें पहले ही पता है कि वो तुम्हारी असली माँ नहीं थी। तुम उसे एक नदी के पास मिले थे और मैंने भी तुम पे तरस खाकर तुम्हें यहाँ पे जगह दे दी थी। पर अब जब तुम ये जानना ही चाहते हो कि मैं तुम्हारी वेट क्यों कर रही थी, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आज शाम से तुम भी स्टेज पर डांस करोगे और आज से तुम वेटर का काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो इस जगह के सबसे अनमोल मोती हो और तुम्हारी ही वजह से मैं सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। ये सुनते ही वांजी को एक धक्का सा लगता है और वो कहता है, मेरी माँ कभी भी ये होने नहीं देगी। उन्होंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ये सारे काम नहीं करूँगा। तब वो औरत उस पर हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारी माँ? वही तो मेरे अमीर बनने में सबसे बड़ी पत्थर थी, लेकिन अब वो पत्थर भी साइड पर हो गया है, तो अब मुझे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनते ही वांजी घबरा कर कहता है, आप मुझे ये बताइए आपने मेरी माँ के साथ क्या किया। तब वो औरत
वांजी को देखकर और हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ कुछ करूंगी? वो तो पहले से ही बीमार थी और रात को जब वो अपने कस्टमर को सर्विस दे रही थी तभी उसकी जान चली गई। ये सुनते ही वांजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ से मिलना है। तब वो औरत कहती है, तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने पीछे देखो। वांजी जैसे ही अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसी कमरे के एक कोने में जमीन पर ही उसकी माँ की बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसके मुंह से खून निकला हुआ था। वांजी वहाँ पर रोना चाहता था पर वो वहाँ पर रोया नहीं, क्योंकि आज तक वांजी को किसी ने भी रोते हुए नहीं देखा था। पर इसके पीछे का क्या कारण था वो किसी को भी नहीं पता था। तभी वो औरत उसके पास आती है और कहती है, वांजी तुम आज भी नहीं रोओगे? ये तो तुम्हारी माँ थी जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रहे थे, तो तुम रो क्यों नहीं रहे हो? पर वांजी उसका कोई जवाब नहीं देता, बस एक टक ही अपनी माँ को देखता रहता है और वो सोचने लगता है कि उसने आज ही सोचा था कि वो अपनी माँ को यहाँ से ले जाएगा, पर उसकी माँ ने उसे इतना भी मौका नहीं दिया कि वो आखिरी बार उससे बात कर सके। तभी वो औरत वांजी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि डियर, अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हें बचाने वाली तुम्हारी माँ भी अब नहीं रही, तो आज शाम से तुम वेटर का काम नहीं करोगे और तुम सब लड़कियों के साथ वहाँ स्टेज पर डांस करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों से मैं तुम्हें हर दोपहर में नृत्य सीखने के लिए क्यों कहती थी? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी माँ बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाली नहीं है और उसके जाते ही मुझे तुम्हें उसकी जगह पर खड़ा करना है और तुम्हें सबसे अच्छे दामों में बेचकर यहाँ की सबसे अमीर औरत बनना है। ये सुनते ही वांजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को गुस्से में देखने लगता है और कहता है, मैं कभी भी वहाँ पे डांस नहीं करूँगा, तुम जो चाहे कर लो और मैं अभी इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनते ही वह औरत और जोर से हंसने लगती है और कहती है, डियर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सेल्फिश हो। तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करेंगे? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उसकी बॉडी को बीच सड़क में ऐसे ही फेंक देंगे ताकि कोई भी जानवर आकर उसकी बॉडी को खा सके और अपनी भूख को मिटा सके। ये सुनते ही वांजी को और गुस्सा आता है और वो कहता है, इस औरत ने 35 साल तक यहाँ पर काम किया है, क्या तुम्हारा इतना फर्ज नहीं बनता कि कम से कम उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दो? तब वो औरत कहती है, अगर वो यहाँ काम करती थी तो कोई मुफ्त में नहीं करती थी, इसके लिए उसे पैसे दिए जाते थे। तो अब जब वो मर गई है तो अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम उसके अंतिम संस्कार में अपने पैसे खर्च क्यों करें? अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम क्यों नहीं आज शाम को अपनी माँ की जगह नृत्य करो और पैसे कमाओ और कल अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दो। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज स्टेज पर जाकर नृत्य करो, फिर कल आकर मुझसे पैसे ले लेना और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर लेना। अब वांजी के पास कोई चारा नहीं था। उसने इतने साल तक यहाँ काम जरूर किया था, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो कहते थे कि हमने तुम्हें यहाँ मुफ्त में रहने के लिए जगह दी है, तो हम तुम्हें पैसे क्यों दे। अब वांजी सोचता है, सिर्फ एक शाम की तो बात है, आज मैं पैसे कमा लूंगा और कल सुबह ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दूंगा। तो वांजी कहता है, ठीक है, मैं आज शाम नृत्य करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि एक बार अगर वांजी स्टेज पर चला गया तो वो कभी वापस अपनी दुनिया में लौट नहीं पाएगा। अगले सीन में शाम हो जाती है और वो औरत कुछ लड़कियों को कहती है कि वांजी को अच्छे से तैयार किया जाए। सब लड़कियां कहती है, क्या आज वांजी भी हमारे साथ वहाँ पर नृत्य करेगा? तो वो औरत कहती है, हाँ, अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जल्दी इसको तैयार करो। अब वो लड़कियाँ वांजी को एक पोशाक देती हैं तो वांजी उसे पहन लेता है। इसके बाद वो लड़कियाँ वांजी का मेकअप करती हैं और उसे बहुत सुंदर तरीके से तैयार करती हैं। इस समय वांजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चांद हो। अब थोड़ी देर में ही सब लड़कियां स्टेज पर आ जाती हैं और वांजी भी वहां खड़ा हो जाता है। इस समय वांजी को वहां पहली बार देखकर सारे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नृत्य खत्म होने के बाद वो ही सबसे पहले इसे खरीद लेंगे। अब वांजी और वो सारी लड़कियां नृत्य करना शुरू कर देती हैं और वांजी इस तरह से नृत्य करता है कि सब उसके नृत्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उस पर पैसे ही पैसे बरसाने लगते हैं। अब जैसे ही नृत्य खत्म होने के बाद
वांजी वहाँ से जाने लगता है तो एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से दूसरा आदमी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, आज मैं इसे खरीदूंगा। तो दूसरा कहता है, आज मैं इसे खरीदूंगा। इस तरह से बाकी लोग भी उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। इन सबको देखकर वांजी को बहुत डर लगने लगता है और वो अपनी मदद के लिए इधर उधर देखने लगता है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तभी वहाँ उस जगह की मालकिन भी आ जाती है और कहती है, आप सब लोग क्यों लड़ रहे हैं? मुझे पता है कि ये एक अनमोल रत्न है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी तक वर्जन है। अभी तक इसने किसी के साथ भी कोई रात नहीं बिताई है, यहाँ तक कि अभी तक इसने किसी को किस भी नहीं किया है। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो आज की रात इसे अपना बना लेगा। ये सुनते ही लोग और पागल हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने लगते हैं। अब वांजी हैरान होकर उस औरत की तरफ देखने लगता है तो कहता है, मैडम आप ये क्या कह रही हैं? हमारी बात सिर्फ नृत्य तक की हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी के साथ रात बिताऊंगा। तब वो औरत हंसने लगती है और कहने लगती है, तुम कितने मासूम हो, तुमको क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? बस आज की रात तुम यहाँ पर गुजार लो, उसके बाद तुम कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी तुम्हें फिर उस नज़र से नहीं देखेगा। फिर वो औरत एक गार्ड को बुलाती है और कहती है, वांजी को उस कमरे में ले जाओ जो यहाँ का सबसे सुंदर कमरा है। अब वांजी वहाँ से भागने लगता है। तभी वो गार्ड वांजी को पकड़ लेता है तो वांजी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वांजी इतना कमज़ोर होता है कि वो उस गार्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वो गार्ड उसे घसीटकर उस कमरे की तरफ ले जाता है। तभी वो औरत एक आदमी की तरफ देखती है जो कि सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा था। वो औरत उससे पूछती है, क्या तुम इतने पैसे देने के लिए तैयार हो? तब वो आदमी कहता है, इसके लिए तो तुम जितने पैसे मांगोगी मैं उतने दूंगा। तब वो औरत बहुत खुश होती है और कहती है, चलो तो जाओ आज अपनी रात को और हसीन बना लो। दूसरी तरफ वो गार्ड वांजी को उस रूम में ले जाता है और वहाँ जाकर उसे बेड पर पटक देता है। अब जैसे ही गार्ड वहाँ से जाने लगता है तो वांजी उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सुनकर वो गार्ड वांजी की तरफ देखता है और अपने लिप्स को लिक करने लगता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने सुंदर हो तो मैंने कब से तुम्हें अपना बना लिया होता, पर अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि आज रात के बाद कोई भी तुम्हें खरीद सकता है और मज़े ले सकता है और जल्द ही मैं भी तुम्हें अपना बना लूँगा और फिर मज़े लेंगे। ये कहकर वो वांजी की तरफ फ्लाइंग किस करता है और उसे आंख मारकर वहाँ से चला जाता है। वांजी कमरे के चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं उसे कोई खिड़की नजर आए और वो वहाँ से भाग सके, पर यह कमरा एक ऐसा कमरा था जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। अब वांजी को बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि अब उसकी माँ भी नहीं थी जो उसे इन सब से बचा सके और वो शरीर से भी बहुत कमज़ोर था। तो उसे लगता है कि वो उस आदमी को भी नहीं रोक पाएगा और अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो आदमी कमरे के अंदर आ जाता है। वो इबू को ज़मीन पर देखता है तो जल्दी से इबू के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारी जगह यहाँ ज़मीन पर नहीं है, तुम्हें तो यहाँ बेड पर बैठना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर इतना सुंदर लड़का भी हो सकता है। वैसे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैंने पहले कभी किसी लड़के के साथ किया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं वो सब तुम्हारे साथ करूं जो मैं आज तक सिर्फ लड़कियों के साथ करता आया हूँ। ये कहकर वो वांजी का हाथ पकड़ लेता है और वांजी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तो वो आदमी कहता है, मुझसे मत डरो, मुझे पता है ये तुम्हारा पहली बार है, पर मेरा भी ये पहली बार ही है। ये कहकर वो वांजी को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो वांजी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो वो उस आदमी को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो आदमी थोड़ा पीछे गिर जाता है। ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ प्यार से बात कर रहा था, क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार था तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ प्यार से ये सब कुछ करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। ये कहकर वो जल्दी से वांजी के पास आता है और वांजी के बालों को जोर से पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी वांजी अपना पैर उसके पैर पर मारता है तो वो आदमी दर्द से चिल्लाता है और वांजी को एक चांटा मारता है, जिसके कारण वांजी का सिर घूमने लगता है। तभी वो आदमी वांजी को जोर से पकड़ता है और उसे बेड पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब वो आदमी वांजी के साथ जबरदस्ती करने लगता है और वांजी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता रहता है। तभी वो वांजी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है, जिसके कारण वांजी को बहुत दर्द होता है
और वो चिल्लाने लगता है। तभी वांजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वो आंसू पानी की जैसे सफ़ेद रंग के नहीं थे, बल्कि उसकी आंख से काले रंग के आंसू निकल रहे थे। वांजी जल्दी से अपने आंसू पूछना चाहता था ताकि वो आदमी उसके आंसू को ना देख सके। इसलिए वांजी अपने शरीर को जोर जोर से हिलाने लगता है ताकि वो आदमी उसके हाथ को छोड़ दे। पर जैसे ही वांजी अपने शरीर को हिलाना शुरू करता है, तभी वो आदमी वांजी के ऊपर के कपड़ों को फाड़ देता है। इससे वांजी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो और जोर जोर से अपने हाथ पैर मारने लगता है ताकि वो अपने आप को उस आदमी से बचा सके। तभी अचानक से वांजी को कमरे के अंदर एक काला साया नजर आता है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। वो क्या था ये पता नहीं चल रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो वांजी की तरफ ही देख रहा था। वो काला साया कहता है, वांजी अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? इस आदमी को तुम अकेले मार सकते हो, तुम कमजोर नहीं हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। ये कहकर वो साया वांजी के बिल्कुल पास आ जाता है और वांजी उसे देखकर चिल्लाने लगता है। तो वो आदमी वांजी की तरफ देखता है। वो देखता है कि वांजी के चेहरे पर काले रंग के आंसू थे, जिसे देखकर वो आदमी भी डर जाता है और कहता है, तुम क्या हो? तभी वो साया वांजी के बिल्कुल पास आ जाता है। तो वांजी कहता है, उधर देखो, उधर देखो। वो आदमी कहता है, क्या देखूं? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पर तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? पर मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आंसू सफेद हैं या काले, मुझे तो तुम्हारे शरीर से मतलब है। ये कहकर वो वांजी की चेस्ट पर जोर से बाइट करने लगता है। अब वो साया वांजी के बिल्कुल पास खड़ा था और गुस्से में वांजी की तरफ ही देख रहा था। वो साया कहता है, वांजी इस आदमी को अभी खत्म कर दो और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कहकर वो साया वांजी की आंखों में देखने लगता है और वांजी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इससे वांजी की आंखें बिल्कुल बदल जाती है, वो सफ़ेद से बिल्कुल काली हो जाती है। तभी वो साया वांजी को एक खंजर देता है और वांजी उस खंजर को पकड़कर सीधा उस आदमी के सीने में घोंप देता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। पर वांजी वहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि लगातार उसके सीने पर खंजर ही खंजर मारता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वांजी बिल्कुल पागल हो गया हो। अब वांजी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है और उस आदमी को अपने से दूर हटाता है। वांजी जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगता है तो मुड़कर उस आदमी की तरफ देखता है जो जमीन पर मरा हुआ था। वांजी गुस्से में उसके पास आता है और उसे जोर से एक लात मारता है, जिससे उसका शरीर दीवार पर जाकर लगता है और वांजी ये देखकर हंसने लगता है। वांजी पागलों के जैसे कमरे से बाहर निकलता है। इस समय वांजी खुद वांजी नहीं था, वो बाहर जाकर सबको लगातार खंजर ही खंजर मारता रहता है। उसके रास्ते में जो भी आता है वांजी सबको खत्म करता जाता है। फिर वांजी उस मैडम के कमरे में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वो मैडम बेड पर सोई होती है। वांजी जल्दी से उसके बेड के पास जाता है और सीधा उसके दिल पे खंजर घोंप देता है। इस तरह से कुछ ही मिनटों में वांजी सारे ब्रॉथल को खत्म कर देता है। अब ब्रॉथल में कोई भी नहीं बचा था सिवाय वांजी के। वांजी यहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि वांजी उस ब्रॉथल को आग लगा देता है और सब लोग वहीं पर ही जल जाते हैं। अब वांजी जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो अपने होश में वापस आ जाता है और मुड़कर ब्रॉथल की तरफ देखने लगता है, जिसके चारों तरफ आग ही आग थी। वांजी को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ आग कैसे लगी और वो बाहर कैसे निकला। तभी वांजी की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ में एक खंजर होता है और उसके दोनों हाथों में खून लगा होता है। वांजी डर के कारण उस खंजर को वहीं फेंक देता है और जल्दी से अपने हाथों को साफ करने लगता है, पर वो खून उसके हाथों से नहीं उतर रहा था। तभी वहाँ राज्य के सैनिक गश्त लगा रहे थे, ये देखने के लिए कि राज्य में सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी उनकी नज़र ब्रॉथल पर पड़ती है, जो इस समय आग में लिपटा हुआ था और उनके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये देखकर वो सैनिक जल्दी से वांजी के पास आते हैं और वांजी को गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं, ए लड़के, ये सब तूने किया है ना? तब वांजी कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो खुद भी नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। पर वो सैनिक वांजी की एक भी नहीं सुनते और उसे गिरफ्तार कर कर राज्य दरबार में ले जाते हैं। ये राज्य वीर राज्य था, जिसको सूर्य का वंशज कहा जाता था। ऐसा विश्वास था कि जो भी राजगद्दी पर बैठता था उसे सूर्य की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी। पर किसको कितनी शक्ति मिलेगी ये तो
उस व्यक्ति पर निर्भर करता था कि उसकी सोल कितनी स्ट्रांग है। अगर राजगद्दी पर बैठने वाले की सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो सूर्य की सबसे ताकतवर शक्तियों को अपने अंदर समा सकता है तो वो शक्तियाँ उसे मिल जाती हैं। और अगर उस व्यक्ति की सोल इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसे थोड़ी ही शक्तियाँ मिलेगी। पर इस समय वी राज्य के सिंहासन पर सबसे शक्तिशाली राजा बैठा था जिसका नाम विवुशैन था। उसको सूर्य की सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ मिली थी क्योंकि उसकी सोल सबसे शक्तिशाली थी। अब सैनिक वांजी को पकड़कर राज्य दरबार में ले आते हैं। इस टाइम विवुशैन अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और अपने मंत्रियों के साथ कुछ बात कर रहा था। तभी सैनिक राज्य दरबार के अंदर आते हैं और वो करते हुए कहते हैं, किंग, हमने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो हमें ब्रॉथल के बाहर मिला था। इस समय इस राज्य का सबसे बड़ा ब्रॉथल आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसके बाहर हमें वो लड़का मिला था और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। हमें तो पक्का यकीन है कि उस लड़के ने ही इस ब्रॉथल को आग लगाई होगी और वहाँ के लोगों को मारा होगा, इसलिए हम उसे यहाँ गिरफ्तार कर लेकर आए हैं। ये सुनकर विवुशैन कहता है, उस लड़के को मेरे सामने लाया जाए। तभी वो सैनिक बाहर जाते हैं और वांजी को पकड़कर अंदर ले आते हैं। अब विवुशैन वांजी की तरफ देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वांजी उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। दूसरी तरफ वांजी भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे भी अपने अंदर एक खिंचाव सा महसूस होता है। विवुशैन वांजी को ऊपर से नीचे तक देखता है। वांजी सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके लंबे बाल जो कि रात के जैसे काले थे, उसकी सुंदर आंखें जिन्हें देखकर कोई भी ये चाहेगा कि हम उसमें डूबकर मर जाएं, उसके होंठ जो कि पिंक कलर के थे जिन्हें देखकर कोई भी उन्हें छूना चाहेगा, और उसका शरीर इतना सुंदर था कि वो किसी भी लड़की के शरीर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वांजी को देखकर विवुशैन का गला सूखने लगता है। उसका तो ऐसा दिल कर रहा था कि वो वांजी के पास अभी जाकर उसे अपने गले से लगा ले और उसे अभी अपना बना ले। दूसरी तरफ वांजी का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वांजी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो राजा की तरफ इतना आकर्षण क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि आज तक वांजी किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हुआ था। वांजी को अपने खुद की भावनाओं से डर लगने लगा था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी की तरफ भी आकर्षित हो। अचानक से एक सैनिक कहता है, किंग, ये वही लड़का है जिसे हमने ब्रॉथल के पास पकड़ा था। हमें पूरा यकीन है इसने ही वहाँ ब्रॉथल में आग लगाई होगी और लोगों को भी इसी ने ही मारा होगा। तब वांजी कहता है, नहीं किंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ सभा में खड़ा हुआ एक आदमी कहता है, किंग, आप खुद देखिए, हमें इस लड़के पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है। तब वांजी कहता है, मुझे नहीं पता कि ये खून मेरे कपड़ों पर कैसे आया, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तभी सभा में खड़े सब लोग वांजी की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, सारे सबूत इसके खिलाफ है, तब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस समय विवुशैन वांजी को ही देखता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांजी उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। सब लोग किंग की तरफ ही देख रहे थे ताकि वो वांजी के खिलाफ अपना फैसला सुनाए। तभी विवुशैन कहता है, लड़के, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूँ, पर तुम्हारे मासूम चेहरे को देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल स्लेव बना रहा हूँ। गार्ड, इस लड़के को अभी मेरे चैम्बर में ले जाओ। ये सुनते ही सब लोग हैरान होकर विवुशैन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक विवुशैन ने इस तरह का फैसला कभी भी नहीं लिया था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका इतना बहादुर और बुद्धिमान लड़का इस तरह का फैसला भी ले सकता है, पर वो अभी सभा के सामने कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ वांजी भी हैरान होकर विवुशैन की तरफ ही देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसके कानों ने क्या सुना। उसे विवुशैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी एक गार्ड वांजी के पास आता है और उसे खींचकर सभा से बाहर ले जाता है। तब विवुशैन कहता है, आज के लिए सभा यहीं खत्म होती है, सब लोग अपने अपने काम में वापस चले जाएं। ये सुनते ही सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ विवुशैन की मदर और विवुशैन के फादर ही वहां रह जाते हैं। तब विवुशैन के फादर कहते हैं,
विभूषण, ये तुमने क्या फैसला लिया? आज तक तुमने इस तरह का फैसला कभी भी नहीं लिया था। तुम एक बहुत ही अच्छी राजा हो। तब विभूषण कहता है, फादर, आपको पता है कि मैं कोई भी फैसला गलत नहीं लेता हूँ, तो प्लीज आप मुझ पर विश्वास रखें। तभी मिस्टर वी कहते हैं, विभूषण, पता नहीं, मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका ऑरा कुछ डिफरेंट ही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे महल में नहीं रखना चाहिए था और उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी? तब विभूषण कहता है, फादर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक नॉर्मल लड़का है। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मदर, आप फादर को रूम में ले जाएं। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। उसकी मदर भी उसको कुछ कहना चाहती थी, पर उसको पता था कि विभूषण उसकी एक भी बात नहीं मानेगा। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब विभूषण अकेला राज दरबार में बैठा होता है। इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ वांजी की तरफ ही होता है। तभी वो एक गार्ड को बुलाता है और कहता है कि जाकर एक मेड को कहा जाए कि वांजी को अच्छे से तैयार किया जाए और मैं थोड़ी देर में ही अपने चैम्बर में वहाँ आ जाऊंगा। दूसरी तरफ वांजी विभूषण के चैम्बर में बैठा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी एक मेड उसके पास आती है और कहती है, किंग ने हमें कहा है कि हम तुम्हें अच्छे से तैयार करें, तो चलो अब हम तुम्हें बाथरूम में ले जाते हैं। ये कहकर वो वांजी को बाथरूम में ले जाती है और कहती है, तुम इस बाथटब में नहा लो। जब तुम नहा लोगे तो ये कपड़े पहनकर तुम बाहर आ जाना। हम बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो मेड वहां से चली जाती है। अब वांजी अपने कपड़ों की तरफ देखने लगता है, जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था। उसको अभी भी याद नहीं आ रहा था कि ये खून उसके कपड़ों पर कैसे लगा, इसलिए वो भी अपने आप को साफ करना चाहता था। इसलिए वो अपने कपड़े उतारता है और बाथटब में बैठ जाता है। अब वांजी बाथटब में नहाने लगता है और नहाने के बाद वो वही कपड़े पहन लेता है जो मेड ने उसे दिए होते हैं। वो कपड़े सच में उस पर बहुत सुंदर लग रहे थे। वांजी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो मेड अभी भी वहीं पर खड़ी होती है। जैसे ही वो मेड वांजी को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और कहती है, ये कपड़े सच में तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो अब यहाँ आकर बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे बाल भी बनाने हैं। ये कहकर वो वांजी के बाल बनाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद वो वांजी को बहुत अच्छे से तैयार कर देती है और कहती है, तुम सच में कितने सुंदर लग रहे हो। यहाँ तक कि मैंने कितनी लड़कियां देखी हैं जो एक से बढ़कर एक सुंदर है, पर तुम उन सबसे सुंदर हो। वांजी अपने आप को शीशे में देखने लगता है और सोचने लगता है, यही सुंदरता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। वांजी उस मेड से कुछ पूछना चाहता था, पर तभी उसे एक गार्ड की आवाज़ सुनाई देती है कि किंग अभी चैम्बर में आ रहे हैं। ये सुनते ही वो मेड कहती है, अच्छा तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी विभूषण चैम्बर में आ जाता है और आते ही वो वांजी को देखता है जो कि अभी भी शीशे के सामने ही बैठा होता है। विभूषण कहता है, वांजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो बेड पर चलते हैं। ये कहकर वो वांजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाता है। अब वो उसे बेड पर बैठा देता है और खुद उसके पास ही बैठ जाता है। इस समय वांजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विभूषण ने उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ बेड पर बिठा दिया। तभी विभूषण कहता है, वांजी तुम्हें पता है तुम इस कपड़ों में कितने सुंदर लग रहे हो। ये कहकर वो वांजी के हाथ को अपने अंगूठे से सहलाने लगता है और अपने दूसरे हाथ को वांजी के गालों पर रख देता है। अब विभूषण वांजी की आंखों में देखने लगता है और वांजी भी विभूषण की आंखों में ही देख रहा था। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी विभूषण वांजी के बिल्कुल पास आता है और ये देखकर वांजी को ऐसा महसूस होता है कि वो विभूषण को एक धक्का दे दे। तभी विभूषण बिना कुछ कहे अपने होठों को वांजी के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। ये देखते ही वांजी की आंखें बिल्कुल बड़ी हो जाती हैं। तभी वांजी को फिर से अपने सामने वही काला साया नजर आता है जिसकी आंखें फिर से लाल थी। उसे देखते ही वांजी की आंखें भी फिर से बदल जाती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। अब विभूषण जैसे ही किस करते हुए वांजी की आंखों में देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो आंखें उसे अपने अंदर समा रही हों। और देखते ही देखते विभूषण और वांजी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ ही अंधेरा था। अब विभूषण वांजी से दूर होता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर जब वो वांजी की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वांजी वहां बुत बन के खड़ा हो।
तभी विभूषण को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो मुड़कर देखता है तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी बिल्कुल काले और घने थे और उसके सिर पर एक ताज रखा हुआ था। वो औरत गुस्से में विभूषण की तरफ ही देख रही थी। विभूषण कहता है, आप कौन हैं? तब वो औरत कहती है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं रात की रानी हूँ और तुम मेरे राज्य में खड़े हो और अब ये तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद तुम वापस कभी भी अपने राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगी। फिर विभूषण कहता है, लेकिन आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब वो औरत कहती है, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा सिर्फ इतना कसूर है कि तुम सूर्य के वंशज हो और तुम्हें वो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो आज तक किसी को भी नहीं मिली थी। अगर मैं तुम्हें आज यहाँ खत्म कर दूंगी तो तुम्हारे साथ साथ सूर्य भी खत्म हो जाएगा और इस संसार में फिर कभी भी सूर्य नहीं उग पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए रात ही रात बस जाएगी और हर जगह सिर्फ रात का ही साया होगा और सिर्फ मैं, रात की रानी, इस पूरे संसार पर अपना राज करूंगी। ये कहकर वो वांजी की तरफ देखने लगती है जो इस समय बुद्ध के जैसे खड़ा हुआ था। वो वांजी को कहती है, वांजी मेरी तरफ देखो। फिर वांजी उसकी तरफ देखने लगता है और वो वांजी की आंखों में देखने लगती है और कहती है, वांजी आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया था। तुम मेरी बनाई हुई गुड़िया हो जिसे मैंने तारकोल से बनाया है। तुम्हें मैंने इसलिए तारकोल से बनाया है ताकि कोई भी तुम्हें मार ना सके। इसीलिए तुम्हारे आंसू हमेशा काले होते थे और तुम्हारी नसों में भी खून की बजाय तारकोल बहता है ताकि कोई भी जख्म तुम्हें जख्मी ना कर सके। पर सिर्फ ये आदमी तुम्हें मार सकता है और यही हम दोनों के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। अगर इससे पहले तुमने इसे मार दिया तो फिर हम दोनों मिलकर इस पूरे संसार पर अपना राज्य करेंगे। ये कहकर वो वांजी को वही खंजर फिर से दे देती है जो उसने उसे ब्रॉथल में दिया था। अब वांजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वांजी अपने सुध बुद्ध में नहीं था। वो बिल्कुल वही कर रहा था जो वो औरत उसे करने को कह रही थी। अब वांजी उस खंजर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ विभूषण ये सब कुछ सुन रहा था। अब उसे पता चल गया था कि उसे वांजी को देखकर ऐसा महसूस क्यों हो रहा था कि वो थोड़ा अजीब है। अब वो वांजी की तरफ देखने लगता है जो गुस्से में उसी की तरफ देख रहा था। अब वांजी भागते हुए विभूषण के पास आता है और उस खंजर को उसके दिल के पास मारने लगता है। तभी विभूषण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मरोड़कर उसे उसकी कमर के पीछे तक ले जाता है और अपने दूसरे हाथ से वांजी की कमर को पकड़ लेता है और उसे अपने शरीर के बिल्कुल पास कर लेता है। अब विभूषण वांजी की आंखों में ही देख रहा था जो इस समय बिल्कुल काली थी। विभूषण कहता है, वांजी तुम अपनी सुध में नहीं हो, पर मुझे पता है तुमने भी राज दरबार में उस फीलिंग को महसूस किया था जो इस समय मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ। ये कहकर विभूषण अपने लिप्स को वांजी के लिप्स पर रख देता है और उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। इससे वांजी को भी कुछ महसूस होने लगता है और वो भी पलटकर विभूषण को किस करने लगता है। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही वे दोनों फिर से विभूषण के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जिस तरह से वांजी विभूषण को अंधेरे के राज्य में ले गया था उसी तरह से ही वांजी विभूषण को फिर से अपने राज्य में भी वापस ले आया। अब जैसे ही वे दोनों अपने रूम में वापस आते हैं तो विभूषण की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और उसके होठ अभी भी वांजी के साथ ही जुड़े हुए थे, पर विभूषण बिल्कुल बेहोश हो चुका था और वो वैसे ही वांजी के ऊपर ही गिर जाता है और वांजी अभी भी उस औरत के ही वश में होता है। वो देखता है कि विभूषण बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, वांजी मेरे पास आओ। अब वांजी इधर उधर देखने लगता है तो वो कहता है, आप कौन हैं? पर मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकलूं? तो वो औरत कहती है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये अंधेरा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी वांजी ये महसूस करता है कि वो अंधेरे में बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। ये कह सकते हैं कि अंधेरे में उसकी बॉडी गुम हो सकती है। अगले ही पल वांजी जब अपनी आंखें खोलता है तो वो महल से बाहर होता है और इस समय वो सड़क पर होता है। तब वो देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी होती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर वांजी कहता है, आप कौन हैं?
तब वो औरत प्यार से मुस्कुराने लगती है और कहती है, बेटा तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर वांजी हैरान रह जाता है और कहता है, मेरी माँ? मेरी माँ आप कैसे हो सकती हैं? वो तो ब्रॉथल में काम करती थी। तो वो औरत कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। मैं रात की रानी हूँ और तुम मेरे बेटे होने के नाते प्रिंस हो। तो वांजी कहता है, सच में आप मेरी माँ हैं? तभी उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर से उसके आंसू काले होते हैं। तो वांजी अपनी आंखों को जल्दी से साफ करता है और भागकर उस औरत को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? तो वो औरत कहती है, क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, उन्हें पता चल गया था कि मैंने एक ऐसी गुड़िया बनाई है जिसमें रात की सारी शक्तियां हैं। मतलब तुम अंधेरे में कुछ भी कर सकते हो, सारा अंधेरा तुम्हारा गुलाम है और तुम उसके प्रिंस हो। ये कह सकते हैं कि अंधेरा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम चाहो तो इस पूरी सृष्टि पर अपना राज्य कर सकते हो। ये सुनकर वांजी हैरान रह जाता है और कहता है, माँ आपने क्या कहा? मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक गुड़िया हूँ। तब वो औरत कहती है, हाँ वांजी, मैंने तुम्हें तारकोल और अपनी शक्तियों से बनाया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में खून की बजाय तारकोल है ताकि कोई भी तुम्हें मार ना सके। तब वांजी कहता है, पर माँ आपने मुझे क्यों बनाया? तब वो औरत कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरे संसार में सिर्फ अंधेरे का ही राज्य हो और सूरज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके और तुम में वो शक्ति है कि तुम सूरज को खत्म कर सकते हो। तो वांजी कहता है, तो माँ इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब वो औरत कहती है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। तुम्हें आज से इस राज्य के सभी लोगों को एक एक करके मारना होगा ताकि हम अपनी सेना बना सके। तुम जितने लोगों को मारोगे वो अंधेरे में बदलते जाएंगे तो तुम्हारी अपनी खुद की सेना बन जाएगी। तब तुम इस राज्य के राजा विभूषण के साथ लड़ सकते हो। ये सुनकर वांजी कहता है, ठीक है माँ, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। इस समय भी वांजी उस औरत के ही वश में होता है और उस औरत ने बहुत अच्छे से वांजी को मैनिपुलेट कर दिया था ताकि वो वही करे जो वो औरत कहे। अब वो कहती है, ठीक है वांजी, आज तुम्हें अपना पहला शिकार बनाना है, तो जाओ कुछ लोगों को मारो। ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अब वांजी सड़क पर चलने लगता है और इधर उधर देखने लगता है कि अपना पहला शिकार वो किसे बनाए। तभी उसकी नज़र अपने आसपास के खेतों पर पड़ती है जिसमें सिर्फ एक अकेला घर ही बना हुआ था। वांजी तब मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है कि उसे अपना पहला शिकार मिल गया है। अब वांजी उस घर के बाहर तक पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। थोड़ी देर में ही एक औरत दरवाजा खोल देती है और अपने सामने वांजी को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वो औरत कहती है, तुम कौन हो लड़के और यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? तो वांजी कहता है, मैडम मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, क्या आज रात आप मुझे यहाँ रहने के लिए थोड़ी जगह देंगी? तब वो औरत कहती है, क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। तब वांजी घर के अंदर चला जाता है। तब वो देखता है कि बरामदे में एक छोटी लड़की अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। जैसे ही वो लड़की वांजी को देखती है तो जल्दी से भागकर उसके पास आ जाती है और कहती है, माँ ये गगा कौन है? तब वो औरत कहती है, ये एक मुसाफिर है, आज रात ये यहीं पर रहेंगे। तभी अंदर से उस औरत का पति भी आ जाता है और वांजी को देखकर कहता है, ये लड़का कौन है? तब वो औरत कहती है, डार्लिंग ये एक मुसाफिर है, ये अपना रास्ता भूल गया था तो ये चाहता है कि आज रात हम इसे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दें। अब वो आदमी भी वांजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और फिर मुस्कुराने लगता है। वांजी को पता चल गया था कि ये दोनों पति पत्नी उसके जाल में फंस गए हैं। तभी वो छोटी लड़की कहती है, मम्मा क्या मैं गगा के साथ खेल सकती हूँ? तब उसकी माँ कहती है, हाँ तुम खेल सकती हो, लेकिन टाइम पर सो जाना। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। उनकी सारी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी जिनको सुनकर वांजी भी हैरान रह जाता है और वो उस छोटी लड़की की तरफ देखने लगता है। तो वो छोटी लड़की कहती है, गगा इन आवाज़ों पर ध्यान मत दो, मैं तो रोज ही इन्हें सुनती हूँ, चलो अब हम खेलना शुरू करते हैं। फिर वांजी उस लड़की के साथ खेलने लगता है। तभी अचानक से वो औरत कमरे से बाहर आती है और स्माइल करते हुए कहती है, ए लड़के क्या तुम भी हम दोनों को ज्वाइन करना चाहोगे?
वांजी देखता है कि कमरे के अंदर से वो आदमी भी उसी की तरफ ही देख रहा था। तब वांजी मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ, मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन करूँगा। ये कहकर वो अपनी जगह से उठता है और उस औरत के साथ जाने लगता है। तभी वो छोटी लड़की कहती है, मामा, आप गगा को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसकी माँ कहती है, बेटा, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तब तक तुम अकेले खेलो। अब जैसे ही वांजी कमरे के अंदर जाता है तो वो औरत कमरे को बंद कर देती है और उसका पति जल्दी से वांजी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है और दूसरी तरफ से वो औरत भी वांजी का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। इस तरह से वे दोनों वांजी को बेड पर ले जाने लगते हैं। अब वांजी स्मग करने लगता है तो वो औरत कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी हम दोनों को ज्वाइन करोगे। हमें लगा था कि तुम मना कर दोगे। वैसे हम दोनों तुम्हें देखकर ही तुम पर मोहित हो गए थे। आज की रात हम तीनों के लिए बहुत यादगार होगी। ये कहकर वो वांजी को जैसे ही बेड पर पुश करती है और उसे किस करने लगती है तो वांजी अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसका सर पकड़ लेता है। इस तरह से वो उस औरत की गर्दन को मरोड़ देता है और उसी टाइम ही वो औरत वहीं पर ही मर जाती है। ये देखकर उस औरत का आदमी जल्दी से पास में रखे चाकू को पकड़ता है और जैसे ही वांजी को मारने लगता है तो वांजी उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से उसके हाथ को मरोड़ देता है, जिसके कारण वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वांजी अपना खंजर निकालता है और जोर जोर से उसके सीने पर मारने लगता है। इस तरह से बड़ी क्रूरता के साथ वांजी उन दोनों पति पत्नी को मार देता है। तभी वांजी अपनी आंखों का रंग बदल लेता है और वो बिल्कुल लाल हो जाती है। अब वो अपनी आंखों से उन दोनों पति पत्नी के शरीर को देखने लगता है। जैसे जैसे वो उनको देख रहा था वैसे वैसे उन दोनों की बॉडी से उनका सारा खून सूखने लगता है। अब वांजी बाहर जाता है तो वहाँ वो लड़की डर से उसे ही देख रही होती है, क्योंकि इस समय वांजी की आंखों का रंग बिल्कुल लाल होता है। तो वो लड़की डरकर भागने लगती है तो वांजी जल्दी से उसके पीछे भागता है और उसे कहता है, क्या अब तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी? तो वो लड़की कहती है, गगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो वांजी कहता है, क्या तुम अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाना चाहती? ये कहकर वांजी उस लड़की को भी मार देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वांजी ने पहली रात ही 3 लोगों को मार दिया था, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। पर इस समय वांजी अपने होश में नहीं था और वांजी अपनी आंखों का कलर अपने मुताबिक बदल सकता था। अब वांजी उस घर से बाहर आता है और अंधेरे में चलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ही वो अंधेरे में गुम हो जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो फिर से वी वुशान के चैम्बर में होता है। इस समय वांजी बहुत ज़्यादा थक गया होता है तो वो बेड पर जाकर सो जाता है, जहाँ पहले से ही वी वुशान सोया हुआ था। अगली सुबह सबसे पहले वी वुशान उठता है तो वो अपने पास वांजी को सोया देखता है। उसी सोया देखकर वो स्माइल करता है और बड़े प्यार से अपने हाथ को उसके बालों पर फहराने लगता है। अब वी वुशान बेड से उठता है और बाथरूम में जाके फ्रेश होने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और तैयार होकर अपने राज दरबार में जाने लगता है, पर मुड़कर वो वांजी की तरफ ही देखता है जो अभी भी सोया हुआ था। वो सोचता है वांजी बहुत थक गया होगा तो उसे अभी और थोड़ा रेस्ट करने दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वी वुशान अपने सिंहासन में बैठा होता है और राज्य के काम कर रहा होता है। तभी वो एक मेड को बुलाता है और कहता है कि वो जाकर वांजी को उठा दे और उसे अच्छे से तैयार कर उसे नाश्ता भी दे दे। फिर वो मेड वहाँ से चली जाती है और वी वुशान वांजी के बारे में सोचने लगता है। अब तक उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वो अपने चैम्बर में गया था और जैसे ही उसने वांजी को किस किया था तो वो दोनों किसी और ही दुनिया में चले गए थे और कैसे उसने वहाँ एक औरत को देखा था जिसने वांजी के बारे में उसे बहुत सारी बातें बताई थी और कैसे वो वांजी को दोबारा किस करके अपने चैम्बर में वापस आया था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वांजी नाइट प्रिंस है और वो ही उसका मेट है, क्योंकि बहुत साल पहले एक मॉन्क ने उसे बताया था कि उसका मेट सबसे अलग होगा और वो किसी दूसरी दुनिया से होगा। तब वी वुशान ने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, पर अब वांजी से मिलने के बाद उसे सब कुछ क्लियर हो गया था कि जो भी मॉन्क ने उसके बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। अब वी वुशान अपने सिंहासन से उठता है और अपने फादर के कमरे में जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो उनके कमरे में चला जाता है और उन्हें बो करके कहता है, फादर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी उसके फादर के साथ ही बैठी होती है तो वो कहती है, बोलो वी वुशान, तुम क्या कहना चाहते हो? तब वो कहता है, मदर और फादर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं
वांजी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब उसके फादर कहते हैं, विवुशन, तुम उस लड़के से शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगा था कि तुम उसे अपनी कॉन्कुबाइन बनाओगे, पर तुम तो उसे शादी करना चाहते हो। ये तुम्हारा सही डिसीजन नहीं है। तब उसकी माँ भी कहती है, बेटा अपने पिता की बात को सुनो। तब विवुशन कहता है, फादर आपको याद है बहुत साल पहले यहाँ पे एक मॉन्क आया था जिसने मुझे ये बताया था कि तुम्हारा मेट सबसे अलग होगा, और मुझे यकीन है कि वांजी ही मेरा मेट है। ये सुनकर उसके फादर और मदर और ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वो विभूषण को समझाना चाहते थे कि ये उसका सही फैसला नहीं है, पर विभूषण कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उसके फादर और मदर उसकी जिद के सामने हार जाते हैं और कहते हैं, हम कितने सालों से तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, पर तुमने आज तक किसी के लिए हाँ नहीं की थी। तुम्हारी उम्र भी 30 साल की हो गई है, पर अब जब तुमने अपने लिए जीवन साथी चुन ही लिया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर विभूषण बहुत खुश होता है और कहता है, थैंक यू, अब मुझे वांजी के पास जाना होगा। दूसरी तरफ उस मेड ने वांजी को उठा भी दिया था और उसे तैयार करके उसे नाश्ता भी दे दिया था। इस समय वांजी अपना नाश्ता कर ही रहा था, तभी अचानक से विभूषण अपने चैम्बर में वापस आ जाता है और वांजी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, वांजी क्या तुमने अपना नाश्ता पूरा कर लिया है? इस टाइम वांजी को कुछ भी याद नहीं था कि उसने कल रात को क्या किया। उसे ये भी याद नहीं था कि उसने कल रात 3 लोगों को मारा और उसने विभूषण को मारने की भी कोशिश की थी। तो वो कहता है, हाँ मैंने अपना नाश्ता पूरा कर लिया है। तो विभूषण कहता है, चलो वांजी मैं तुम्हें गार्डन में घुमा के लाता हूँ। ये सुनते ही वांजी बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक राजा अपने स्लेव को गार्डन में क्यों घुमाने लेकर जाएगा, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और विभूषण कमरे से बाहर चलने लगता है और उसके पीछे वांजी भी चलने लगता है। तो विभूषण कहता है, वांजी तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? चलो मेरे साथ साथ चलो। ये सुनकर वांजी और हैरान रह जाता है और चुपचाप आगे आकर विभूषण के साथ ही चलने लगता है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों एक गार्डन में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वांजी उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने प्यारे फूल एक साथ कभी नहीं देखे थे। तो वांजी कभी इस फूल को टच करने लगता है और कभी उस फूल को। इस तरह से वांजी हर एक फूल को टच करने लगता है और विभूषण चुपचाप वांजी को देखता रहता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहता है, माफ़ कीजिए किंग, पर अभी आपको राज दरबार में जाना होगा। तो विभूषण कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तब वो गार्ड कहता है कि सारे मेंबर्स आपका राज दरबार में वेट कर रहे हैं। तो विभूषण कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वांजी को बुलाता है और कहता है, वांजी हमें वापस चैम्बर में जाना होगा। अब वे दोनों चैम्बर की तरफ चलने लगते हैं और थोड़ी देर में ही विभूषण वांजी को चैम्बर में छोड़ आता है और खुद राज दरबार में चला जाता है, जहाँ वो जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठ जाता है। तो वहाँ वो देखता है कि सब लोग एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे, पर जैसे ही वो राजा को देखते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। तो विभूषण कहता है, तो बताओ क्या हुआ है? तब 2 गार्ड उसके सामने आते हैं और उसे बो करते हुए कहते हैं, किंग कल रात को 3 लोगों का और कत्ल हो गया है, और इस समय तो और भी बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, क्योंकि जिनका कत्ल हुआ है उनकी बॉडी को जब जांचा गया तो उनकी बॉडी में एक भी बूंद खून नहीं थी। ये सुनकर विभूषण हैरान रह जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? उनकी बॉडी में एक भी बूंद खून नहीं था, पर ये कैसे हो सकता है? तब वो गार्ड कहता है, उनकी लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो। तो विभूषण कहता है, तो कुछ पता चला कि ये कत्ल किसने किया है? तब वो गार्ड कहता है, हमने हर जगह देखा पर हमें कोई भी नहीं मिला, और ना ही किसी ने किसी को कत्ल करते हुए देखा, क्योंकि वो घर बाकी घरों से बहुत ज़्यादा दूर था, तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो विभूषण कहता है, तो जाओ हर जगह पर तहकीकात करो और कातिल को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। तब सब लोग विभूषण की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, किंग आपको क्या लगता है हमारे राज्य में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो विभूषण कहता है, हमें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमें और सावधान रहना होगा। तो चलो अब सब लोग अपने अपने काम पर वापस चले जाओ
और अगर कुछ पता चलता है तो मुझे आकर तुरंत बताना। तब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और विवुशियान इन 3 हत्याओं के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं वांजी ने तो ये सब कुछ नहीं किया होगा, पर उसे याद आता है कि वांजी तो रात को उसके साथ ही था और जब वो सुबह उठा तो वो उसके पास ही सोया हुआ था, तो वांजी महल से बाहर कैसे जा सकता है। तब वो सोचता है शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और वो अपने बाकी का काम करने लगता है। अब रात को विवुशियान फिर से अपने चैम्बर में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वांजी तैयार होकर बेड पर बैठा हुआ था, क्योंकि मेड को पहले से ही पता था कि वांजी को विवुशियान के चैम्बर में क्यों रखा गया है, तो वो पहले से ही वांजी को तैयार करके वहाँ पर बिठाकर चली गई थी। अब विवुशियान जैसे ही कमरे में आता है तो कमरा बंद करके वांजी के पास चला जाता है। वो वांजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, पर वो वांजी को कुछ नहीं कहता और खुद चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है और वांजी को अपने पास आने का इशारा करता है। वांजी अपनी जगह से उठता है और चुपचाप विवुशियान की तरफ चलने लगता है। तो विवुशियान कहता है, वांजी तुम्हें पता है ना तुम्हें किस काम के लिए यहाँ लाया गया है। तो वांजी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो विवुशियान कहता है, तो चलो आज मुझे प्लेजर करो। ये सुनते ही वांजी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो चाहता था कि वो विवुशियान को मना करे, पर एक तो उसका दिल उसके खिलाफ जा रहा था, जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसे ऐसा लग रहा था कि विवुशियान उसे जो भी कहे तो वो उसकी हर एक बात को पूरा करे। अब वांजी चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कह रही थी, वांजी तुम्हें एक और मौका मिला है, तो आज रात तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाना और विवुशियान को जान से मार देना। अब वांजी की आंखें लगातार बदल रही थी। जब वो अपनी माँ की बात सुन रहा था तो उसकी आंखें बिल्कुल काली हो रही थी, और जब वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तब उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी। ये सब विवुशियान भी देख रहा था। उसको पता था कि अगर उसने फिर से वांजी की आंखों में देखा तो वो फिर से सब मोहित हो जाएगा और फिर से उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां वो कल रात पहुंचा था। इसलिए वो वांजी की आंखों में बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे वांजी बार बार अपनी आंखों को बदल रहा है और बार बार कभी अपना सिर हिला रहा है और कभी हाँ कर रहा है। इस तरह से विवुशियान को भी पता चल रहा था कि वो औरत फिर से वांजी को अपने वश में कर रही है और वांजी किसी तरह से अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। उसे भी पता था कि वो दोनों मेट हैं, इसलिए विवुशियान का कुछ असर तो वांजी के ऊपर हो रहा था। विवुशियान ने कमरे में आकर वांजी को इसलिए वो सब कुछ कहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि वांजी आज उसके साथ क्या करेगा। अब विवुशियान अपने हाथ को वांजी के गालों पर रख देता है और जैसे ही वांजी उस टच को फील करता है तो उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। अब वांजी विवुशियान को देखकर स्माइल करने लगता है और विवुशियान भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अब विवुशियान अपने होठों को वांजी के होठों के पास लेके आता है और उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। अब वांजी भी उसे पलटकर किस करने लगता है। अब विवुशियान वांजी को खड़ा करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है। अब विवुशियान खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। अब फिर से विवुशियान उसके चेहरे के बिल्कुल पास आता है और उसके माथे पर प्यार से किस करता है, फिर उसकी दोनों आंखों पर किस करता है, फिर उसके नोज पर किस करता है और फिर उसकी दोनों गालों पर किस करता है। इस तरह से करते करते विवुशियान उसकी गर्दन तक आ जाता है और वांजी को भी विवुशियान का छूना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विवुशियान उसका ही एक हिस्सा हो जो कितने सालों से उससे दूर था। वो विवुशियान को सब कुछ करने देता है और विवुशियान अब उसकी गर्दन को सक करने लगता है और धीरे धीरे वहाँ बाइट करने लगता है और अपने एक हाथ से उसके रोब को खोलने लगता है। वो उसके रोब के पहले लेयर को खोल देता है और उसके दूसरे लेयर को भी खोल देता है। अब विवुशियान के सामने वांजी की अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी, जिसे देखकर विवुशियान उसे देखता ही रह जाता है और वांजी जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। तो विवुशियान उसके हाथों को आंखों से हटाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये सब कुछ करते हुए देखो। फिर वांजी विवुशियान की तरफ ही देखने लगता है और विवुशियान फिर से उसे किस करने लगता है और अपने हाथ को उसकी अपर बॉडी पर घुमाने लगता है। तभी अचानक से वांजी विवुशियान की बॉडी को पकड़ता है और उसे घुमाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है।
ये देखकर विभूषण भी पहले शॉक हो जाता है, पर वो स्माइल करने लगता है और देखता है कि वांजी जल्दी से उसके कपड़े भी उतारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले विभूषण के सारे रोब्स को खोल देता है और उसके ट्राउजर्स और उसके अंडरगारमेंट्स को भी निकाल देता है। इस तरह से विभूषण बिल्कुल नेकेड उसके नीचे लेटा होता है, जिसे देखकर वांजी स्माइल करने लगता है और अपने हाथ को उसके अपर बॉडी पार्ट पर घुमाने लगता है और अपने हाथ को घुमाते घुमाते उसके लोअर बॉडी पार्ट तक चला जाता है और उसे टच करने लगता है, जिससे विभूषण की सांसें भी और तेज होने लगती हैं। अब वांजी विभूषण की तरफ देखता है और कहता है, तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें प्लेजर करूं, तो मैं अब तुम्हें प्लेजर करूंगा। ये कहकर वांजी थोड़ा नीचे झुकता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को सक करने लगता है। ये देखकर विभूषण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांजी अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा है। फिर वांजी उसे जोर जोर से सक करने लगता है और इससे विभूषण की सांसें भी और ज्यादा तेज होने लगती हैं और वो वांजी के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। तब वांजी विभूषण की तरफ देखता है, जो उसी की तरफ ही प्यार से देख रहा था। अब थोड़ी देर के बाद ही विभूषण अपने वाइट लिक्विड को रिलीज कर देता है और वांजी जल्दी से उसे स्वलो कर लेता है। ये देखकर विभूषण जल्दी से वांजी को ऊपर खींचता है और उसे डीपली किस करने लगता है। अब वांजी भी उसे पलटकर किस करने लगता है। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी अचानक से विभूषण को अपने गालों पर कुछ गीला सा महसूस होता है, तो वो जल्दी से वांजी की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि वांजी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बिल्कुल काले थे, पर विभूषण इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता और जल्दी से उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है, वांजी तुम क्यों रो रहे हो? तो वांजी जल्दी से विभूषण को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो विभूषण कहता है, किस बात का डर है तुम्हें? तो वांजी कहता है, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। मुझे सपने में एक औरत दिखाई देती है जो मुझे कुछ कह रही होती है और फिर मुझे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो खून से बिल्कुल लथपथ होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। ये सुनकर विभूषण को पता चल जाता है कि वांजी उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब विभूषण को भी पता था कि वांजी को कुछ भी याद नहीं है कि उसने सच में वो सब कुछ किया था और वांजी को ऐसा महसूस होता है कि वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा हो। तो विभूषण उसे जोर से गले से लगा लेता है और कहता है, वांजी तुम मत घबराओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये सुनकर वांजी स्माइल करने लगता है और कहता है, सच में तुम मेरा साथ हमेशा दोगे? तो विभूषण कहता है, हाँ चलो अब तुम बहुत थक गए हो तो तुम्हें सो जाना चाहिए। ये कहकर वो वांजी को कंबल उड़ा देता है और थोड़ी देर में ही वांजी सो जाता है। अब वांजी को सोता देखकर विभूषण सोचने लगता है कि वो वांजी ही था जिसने कल रात को 3 खून किए थे। अब ये सोचकर विभूषण और चिंता करने लगता है कि वो कैसे वांजी को इन सब से बचाएगा। अब सोचते सोचते विभूषण भी सो जाता है और थोड़ी देर के बाद वांजी की आंखें खुलती हैं और वो फिर से अंधेरे में गुम हो जाता है और अगले ही पल वो सड़क पर होता है। इस समय वांजी फिर से अपनी माँ के वश में होता है, तो वो फिर से अपने अगले शिकार की तरफ चलने लगता है। अभी वो थोड़ी दूर ही गया होता है कि उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी वांजी को ही देख रहा था और पूछता है, ए लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांजी कहता है, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, मुझे एक सराय में जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो मैं तुम्हें अपने सराय में ले चलता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से वहीं रह रहा हूँ। ये सुनकर वांजी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसे अपना अगला शिकार भी मिल गया है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी वांजी को एक सराय में ले जाता है। वहाँ जाकर वे दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वो आदमी एक वेटर को बुलाता है और कहता है, हम दोनों के लिए खाने को कुछ लेकर आओ और साथ में शराब भी जरूर लेकर आना। ये सुनकर वेटर वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वांजी की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, लड़के मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम मुसाफिर हो? तो वांजी कहता है, हाँ मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ। तो वो आदमी कहता है, अच्छा तो कितने दिनों के लिए तुम यहाँ पर हो? तो वांजी कहता है, मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ। तभी वेटर वहाँ आता है
और खाने की प्लेटों को टेबल पर रख देता है और साथ में शराब को भी रख देता है। अब वो आदमी वांजी को कहता है, लड़के चलो खाना खाना शुरू करो। ये कहकर वो आदमी खाना खाना शुरू कर देता है और वांजी भी चुपचाप खाने लगता है। पर उसका ध्यान उस आदमी की तरफ ही था, क्योंकि वो आदमी खाना खाते हुए भी वांजी को घूर घूर कर देख रहा था। अब खाना खत्म करने के बाद उस आदमी ने अपनी शराब को भी पी लिया था। तो वांजी कहता है, क्या तुम्हें और शराब की जरूरत है? तो वो आदमी कहता है, मैं अभी वेटर को दोबारा बुलाता हूँ। तो वांजी कहता है, मैं शराब नहीं पीता, तुम मेरे हिस्से की पी सकते हो। ये कहकर वो अपनी बोतल भी उस आदमी को दे देता है और वो आदमी जल्दी से वांजी की बोतल को भी खत्म कर देता है। अब वो आदमी वांजी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो चलो अब हम दोनों को सोने चलना चाहिए। ये कहकर वो वांजी को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ जाकर वांजी को किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी वांजी अपने आप को छुड़ाता है और कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? तो वो आदमी कहता है, तुम बहुत प्यारे हो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांजी हंसने लगता है और कहता है, टेस्ट तो मैं भी तुम्हें करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी और मुस्कुराने लगता है और कहता है, इसका मतलब हम दोनों ही एक जैसे हैं, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ये कहकर वो फिर से वांजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखते ही वांजी को गुस्सा आने लगता है और वो फिर से अपने आप को छुड़ाने लगता है। तो वो आदमी कहता है, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम भी मेरे साथ वो करना चाहते हो। ये कहकर वो वांजी का चेहरा फिर से पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। अब वांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर से उसके हाथ में वही खंजर आ जाता है और वो जल्दी से उस खंजर को उसकी पीठ पर मारने लगता है। वो कम से कम 10 बार उस खंजर को उसके शरीर पर घोंपता रहता है और कुछ ही सेकंड में वो आदमी बिल्कुल मर जाता है। अब वांजी फिर से उसकी तरफ देखता है तो वांजी की आंखें फिर से लाल होती है और इस तरह से वांजी फिर से उस आदमी का भी खून चूस लेता है। अब वांजी जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो एक आदमी उसके हाथ में वो खंजर देख लेता है और कमरे के अंदर उस आदमी की लाश को भी देख लेता है, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यहाँ एक आदमी का खून हो गया है। ये देखते ही वांजी को और गुस्सा आ जाता है और वो पकड़कर उस आदमी को भी मार देता है। उस आदमी की आवाज़ सुनकर बहुत सारे लोग वांजी को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं, तो वांजी भी एक एक करके सबको मारता रहता है। इस तरह से वांजी उस सराय के भी हर एक आदमी को मार देता है और उन सब के खून को भी चूस लेता है। अब वांजी सबको मारकर सराय से बाहर आ जाता है और फिर से सड़कों पर घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो फिर से विभूषण के पास उसके बेड पर ही लेटा होता है। इस तरह से वांजी को फिर से पता नहीं होता कि उसने आज रात फिर से कितने सारे लोगों की हत्या की थी। वांजी के हाथ में जो खंजर होता था वो अपने आप ही गायब हो जाता था। जब उस खंजर को लगता था कि वांजी ने किसी को मारना है तो वो खंजर अपने आप ही उसके हाथ में आ जाता था और काम खत्म होने के बाद ही वो खंजर अपने आप ही गायब हो जाता था। क्योंकि वांजी के दूसरे रूप को पता था कि अब उसने क्या करना है, तो उसे बार बार अपने माँ के आदेश की जरूरत नहीं थी। अब उसे पता था कि हर रात उसे अंधेरे में जाना है और लोगों को मारना है, इसलिए उसकी माँ को भी वो खंजर बार बार उसे देने की जरूरत नहीं थी। अब वो खंजर अपनी जरूरत के अनुसार उसके हाथ में अपने आप ही आ जाता था और अपने आप ही गायब भी हो जाता था। अब अगली सुबह विभूषण फिर से उठता है और वांजी की तरफ देखता है और वांजी को देखकर प्यार से उसके माथे पर किस करता है। तब उसे याद आता है कि उन दोनों ने रात में क्या किया था। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। वो वांजी को उठाना चाहता था पर उसका दिल नहीं मानता कि वो वांजी को नींद से उठाए, इसलिए वो चुपचाप बेड से उठता है और बाथरूम में चला जाता है। वहाँ से नहाकर वो अपने कपड़े पहनता है और तैयार होकर अपने फादर के कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करता है और थोड़ी देर के बाद अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और अपने राज्य के सारे काम करने लगता है। अभी वो अपने सारे मेंबर्स के साथ कुछ डिस्कशन कर ही रहा था कि तभी 2 गार्ड वहाँ आते हैं और वो करके कहते हैं, किंग, हमारे राज्य के एक सराय के सभी लोगों को बहुत ही क्रूरता के साथ मार दिया गया है और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कल के 3 लोगों की हत्या हुई थी उसी तरह से ही इस सराय के हर एक आदमी की हत्या उसी तरीके से की गई है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, किंग,
अब हमें कुछ करना ही होगा। अब हमें उस हत्यारे को पकड़ना ही होगा। उसने कितने सारे बेगुनाहों की जान ली है। ये सुनकर विभूषण बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब वांजी ने ही किया होगा। पर विभूषण को ये नहीं पता था कि वांजी हर रात महल से बाहर जाता कैसे है। अब विभूषण कहता है, चिंता मत करो, आज रात को मैं खुद पूरे राज्य में चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा कि वो कौन है जो मेरे राज्य के लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। अगले सीन में अब रात हो जाती है और फिर से विभूषण अपने चैम्बर में जाता है तो वहाँ देखता है कि वांजी फिर से तैयार होकर बेड पर बैठा होता है। पर आज वांजी बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वो विभूषण को देखकर आज शर्मा रहा था। अब वांजी को ऐसे देखकर विभूषण सोचने लगता है कि जब रात को वांजी उसके बाहों में ही सो रहा था तो वो किस टाइम बाहर जाकर लोगों को मार रहा था। इसलिए विभूषण ने आज सोच लिया था कि वो आज रात को बिल्कुल भी नहीं सोएगा और वांजी पर पूरी नजर रखेगा। अब वांजी खुद उठकर विभूषण के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है और कहता है, आज आपका दिन कैसा रहा? तो विभूषण कहता है, सब ठीक था, तुम बताओ तुमने आज क्या किया? वांजी कहता है, मैं तो बस आपकी वेट कर रहा था। ये कहकर वांजी अपनी बाहों को विभूषण के गले में डाल देता है और फिर विभूषण की तरफ देखने लगता है। पर विभूषण वांजी की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो ये सोचने में था कि किस तरह से वो वांजी को रंगे हाथों पकड़े। इसलिए वो वांजी को कहता है, वांजी आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो क्या हम दोनों सो सकते हैं? ये सुनकर वांजी मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ चलिए मैं आपको सुला देता हूँ। ये कहकर वो विभूषण को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके पास ही लेट जाता है। अब विभूषण वांजी की तरफ ही देख रहा था। अभी तक विभूषण ने अपनी कोई भी शक्ति वांजी पर इस्तेमाल नहीं की थी, पर आज वो अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहता था और देखना चाहता था कि वांजी आज क्या करता है। इसलिए विभूषण अपनी आंखें बंद करता है और सोने का नाटक करने लगता है। अब वांजी ने सारे कमरे में अंधेरा कर दिया था और विभूषण ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो अंधेरे में भी देख सकता था। तब वो देखता है कि वांजी बेड से उठता है और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ चलने लगता है। कोने की तरफ जाकर वांजी वहाँ बिल्कुल गायब हो जाता है। ये देखकर विभूषण की आंखें बड़ी हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वांजी अंधेरे में मेल्ट हो सकता है। अब विभूषण अपने बेड से उठता है और कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वांजी उसके फादर के कमरे की तरफ ही जा रहा था। ये देखकर विभूषण थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि आज वांजी महल से बाहर क्यों नहीं गया और वहां जाकर लोगों को क्यों नहीं मार रहा है। इसकी अपेक्षा वो उसके फादर के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है। ये सोचकर वो वांजी के पीछे पीछे चलने लगता है और वांजी जैसे ही जान के फादर के कमरे के बाहर तक पहुंचता है तो अचानक से उसके हाथ में फिर से वो खंजर आ जाता है, जिसे देखकर अब विभूषण को यकीन हो गया था कि वांजी अब क्या करना चाहता है। ये देखकर वो जल्दी से वांजी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचने लगता है। पर इस समय वांजी की शक्तियां भी बिल्कुल पीक पर होती है, तो वो भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो विभूषण अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वांजी को घसीटकर फिर से अपने चैम्बर में ले जाता है। वहां ले जाकर वो चैम्बर को जल्दी से लॉक करता है और वांजी को बेड पर फेंक देता है। इस समय विभूषण ने भी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय वांजी अपने होश में नहीं है और वो पूरी तरह से शैतान बन चुका है। इस समय उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसे अपना बनाया जा सके। इसलिए विभूषण वांजी के ऊपर आ जाता है और वांजी को किस करने लगता है। विभूषण ने अपनी शक्ति से वांजी को बेड पर बांध दिया था, जिसके कारण वांजी अपनी कोई भी शक्तियां विभूषण के ऊपर नहीं यूज कर सकता था। वैसे भी वांजी विभूषण से प्यार करने लगा था, तो इसलिए विभूषण का असर वांजी पर बहुत जल्दी हो रहा था। अब विभूषण बड़े प्यार से वांजी के गालों को सहलाने लगता है और कहता है, वांजी आज हम दोनों के एक होने का टाइम आ गया है। कहकर वो जल्दी से वांजी के सारे कपड़ों को उतार देता है और फिर अपने कपड़े भी उतार देता है। अब वो प्यार से वांजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, वांजी ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हम दोनों के भले के लिए ही कर रहा हूँ। हम दोनों का एक होना इस संसार के लिए बहुत जरूरी है। ये कहकर वो वांजी के निपल्स को सक करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके दूसरे निपल को
पिंच करने लगता है। ऐसा करते हुए वो साथ में वांजी को किस करना भी शुरू कर देता है और अपने हाथ को उसकी पूरी चेस्ट पर गोल गोल घुमाने लगता है ताकि वांजी उसके प्यार को महसूस कर सके। अब वो अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को टच करने लगता है। इससे वांजी भी उत्तेजित होने लगता है और वो मौन करने लगता है। अब वांजी की आवाज़ सुनकर विभूषण स्माइल करने लगता है क्योंकि विभूषण को पता चल रहा था कि जो कुछ भी वो वांजी के साथ कर रहा है वांजी को वो अच्छा लग रहा है। अब विभूषण वांजी के ऊपर के बॉडी पार्ट को किस करना शुरू कर देता है और किस करते करते वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो वांजी के थाइस पर भी किस करने लगता है। कभी वो उसके एक थाई पर किस करता है तो कभी दूसरे पर, फिर वो और नीचे आता है और उसकी लेग्स पर भी किस करने लगता है और यहाँ तक कि उसके पैरों की एक एक उंगलियों पर भी वो किस करता है। ऐसा करके वो ये बताना चाहता था कि वांजी तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। फिर वो वांजी को उल्टा करता है और उसकी पूरी कमर पर भी प्यार से किस करने लगता है। अब वो वांजी के बट तक आ जाता है और वहाँ पर भी प्यार से किस करता है और किस करते करते वहाँ पर बाइट भी करना शुरू कर देता है। अब वो वांजी को सीधा करता है और फिर से उसके लिप्स पर डीपली किस करने लगता है। अब वांजी भी पूरी तरह से विभूषण के प्यार में पागल हो गया था। वो उसके प्यार को महसूस कर सकता था जो विभूषण उसे बताना चाहता था। अब विभूषण वांजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, वांजी मैं बिल्कुल जेंटल रहूँगा, मैं आज की रात तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा। ये कहकर वो वांजी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है और जैसे जैसे विभूषण उसके साथ इंटीमेट हो रहा था वैसे वैसे वांजी की आंखें भी बदलती जा रही थी। अब थोड़ी देर के बाद विभूषण अपने सीड्स को वांजी के अंदर रिलीज कर देता है और वांजी भी अपने आप को रिलीज कर देता है। जैसे ही विभूषण का सीड वांजी के अंदर जाता है तो वांजी के शरीर के चारों तरफ रोशनी उत्पन्न हो जाती है और इस तरह से वे दोनों एक हो जाते हैं। तभी विभूषण अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहां वांजी उसे पहली बार लेके गया था। अब वो जगह अंधेरे की बजाय रोशनी में बदल गई थी और उसकी जमीन भी बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई थी जैसे सूरज की किरणें होती हैं। वहाँ वो उसी औरत को दोबारा से देखता है तो उस औरत के पैर अब उस जमीन पर जलने लगते हैं। तो वो विभूषण को देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ये किया कैसे। तब विभूषण कहता है, क्योंकि मैंने अपने सीड को वांजी के अंदर डाल दिया है और अब मैं और वांजी बिल्कुल एक हो चुके हैं। ये सुनकर वो औरत गुस्से में विभूषण को देखने लगती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बिल्कुल बर्बाद हो गया है, पर तुम ज्यादा खुश मत होना क्योंकि मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरे ही पल विभूषण अपने आप को चैम्बर में देखता है और वो बेड पर लेटा होता है और उसके पास ही वांजी भी लेटा होता है। अब विभूषण की नजर वांजी के पेट पर पड़ती है जहाँ वूम टैटू बना होता है। इससे ये पता चल गया था कि विभूषण ने अपना सीड वांजी के अंदर डाल दिया है और अब वांजी और वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। तभी वांजी अपने हाथ को अपने पेट पर घुमाने लगता है। इसके कारण कभी वो टैटू काले रंग में चमकने लगता है और कभी वो गोल्डन कलर में चमकने लगता है। तब विभूषण कहता है, वांजी मैं तुम्हारे अंदर के अंधेरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह से इस संसार को रोशनी की जरूरत है उसी तरह से ही अंधेरे की भी जरूरत है। इस तरह से हमारा बच्चा अंधेरे और उजाले दोनों का प्रतीक होगा। ये सुनकर वांजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जल्दी से विभूषण को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से कितने लोगों की हत्या हुई। तब विभूषण कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने वश में कर रखा था, उनके मैनिपुलेट करने की वजह से ही तुमने वो सब कुछ किया और जब तुम वो सब कुछ करते थे तब तुम अपने होश में भी नहीं होते थे और आज हमारे एक होने की वजह से ही तुम्हें ये पता चल पाया है कि अंधेरे के प्रिंस होने के कारण तुमने कितने सारे लोगों को मारा था। अब मुझे पता है कि मेरा वांजी मुझे मिल गया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और जल्द ही तुम हम दोनों के बच्चे को भी जन्म दोगे। ये सुनकर वांजी विभूषण को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है और कहता है, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अंधेरा और उजाला हमेशा से एक साथ रहा है और आगे भी हमेशा एक साथ ही रहेगा।
मैं अंधेरे का प्रिंस होते हुए भी ये वादा करता हूँ, आज के बाद मैं वही करूँगा जो इस संसार के लिए अच्छा होगा। अब 1 साल के बाद वांजी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देता है, जिसे देखकर विभूषण कहता है, वांजी ये बिल्कुल तुम पर गई है। तो वांजी कहता है, नहीं ये हम दोनों पर गई है, देखो इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तो विभूषण कहता है, नहीं देखो इसकी नाक बिल्कुल तुम पर गई है, जो हमेशा गुस्से में रहती है। ये सुनकर वांजी गुस्से में विभूषण की तरफ देखने लगता है। तो विभूषण कहता है, ओके ओके गुस्सा मत करो, अच्छा ये बताओ तुमने हमारी बेटी के लिए कोई नाम सोचा भी है या नहीं। तब वांजी कहता है, हाँ मैंने इसका नाम सोचा है, इसका नाम है माओ क्वीन। ये सुनकर विभूषण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, वांजी तुमने हमारी बेटी के लिए कितना प्यारा नाम ढूंढा है, माओ क्वीन। इसका मतलब होता है ट्वाइलाइट, मतलब वो समय जब आकाश में ना ही दिन होता है और ना ही रात, जब सूर्य डूबने वाला होता है और रात उगने वाली होती है, मतलब संध्या का समय। वांजी तुमने सच में कितना प्यारा नाम दिया है। ये कहकर वो वांजी को किस करता है। इस तरह से इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है।